तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जितिन प्रसाद बीजेपी के हो गए हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। और साथ ही जो लास्ट में बोला है जितिन प्रसाद ने, वो बहुत मायने रखता है। वजह भी साफ हो जाती है कि मैंने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है। राजनीतिक जीवन का मेरा नया अध्याय आज से शुरू हुआ। और साथ ही जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जो वजह काउंट कराई है, उन्होंने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय दल है, संस्थागत दल है, इसके अलावा कोई दल ऐसा नहीं है। व्यक्ति विशेष दल बताया है बाकी सभी पार्टियों को। जितिन प्रसाद ने कहा है कि मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। राहुल गांधी के बेहद करीबी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं बीजेपी को मजबूत करूंगा, बीजेपी के लिए काम करूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए राहत है। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही लगातार बने हुए हैं कुंदन सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और लखनऊ से आप देख रहे हैं अशोक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन रमन, आपके पास आ रही हूं, आखिरी जो दो लाइन, राष्ट्रीय दल है बीजेपी, बाकी तो व्यक्ति विशेष दल है, मैं इसके मायने समझना चाहती हूं। काफी इशारा कर दिया है उन्होंने, अपनी वजह गिना दी है कांग्रेस छोड़ने की। देखिए, जितिन प्रसाद का आज का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पीयूष गोयल ने भी कहा और जितिन प्रसाद ने भी कहा कि 2004 में 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी में हर कुछ मिला जितिन प्रसाद को। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद अब जितिन प्रसाद को ऐसा लग रहा था, और उन्होंने ये बात कही कि जब राजनीति में रहने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों या अपने राज्य के लोगों के किसी काम को मैं नहीं करवा पाऊं तो फिर मेरे राजनीति में रहने का क्या मतलब। साफ तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, और अपने क्षेत्र या उनसे जुड़े लोगों का कोई भी काम उनसे नहीं हो पा रहा था। और ये बात जितिन प्रसाद को लगातार इस बात का काफ़ी दुख उन्हें हो रहा था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। क्योंकि अभी हाल के चुनाव में आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी जितिन प्रसाद, लेकिन एक भी सीट नहीं आई। जितिन प्रसाद का नाम बड़ा है, उनके फादर भी बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे, लेकिन जितिन प्रसाद का पूरे उत्तर प्रदेश या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो दबदबा नहीं है कि अपने दम पर वो चुनाव जीत सकें। हाँ, बीजेपी से जुड़ने के बाद ये संभव हो सकता है कि कई बार हमने देखा कि 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव में कई ऐसे लोग बीजेपी से चुनाव जीतने में कामयाब हुए जिनकी राजनीतिक अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम था। उसी नाम के सहारे अब जितिन प्रसाद राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सोनिया गांधी हों, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, उनकी अगुवाई में या उनके साथ राजनीति करने का आगे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। रमन, उनके बयान से लगा कि काफ़ी दिनों से वो इस पर सोच विचार कर रहे थे। और आपको थोड़ा सा लगा हो रमन, अगर आपने नोट किया हो तो वो लेटर बम का जिक्र मैं करना चाहूंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से अकेले कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद के हस्ताक्षर थे, और जिला इकाई ने सोनिया गांधी से हाई कमान से सीधे इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था। तो वो कहीं ना कहीं वो दर्द भी उन्होंने बयां किया कि क्या फायदा ऐसे बड़े नेताओं का जो अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते, मुसीबत में कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल, आप उन 23 नेताओं का जिक्र कर रही हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव के जरिए संगठन को मजबूत करने की बात वो लगातार कर रहे हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ उनका नजरिया सामने आता रहा है, जिसमें जितिन प्रसाद ने भी दस्तखत किए थे, और उनके खिलाफ लखीमपुर यूनिट जो है, उन्होंने कहा था कि इनको कांग्रेस पार्टी से हटाया जाना चाहिए। और उस वक्त इनके समर्थन में कोई ऐसा बयान नहीं आया। वो चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी इसके बारे में बयान दें। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी से इनकी बात चल रही थी। कई दिनों तक जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में कयास लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो वापस मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं करता जो कि जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर सच्चाई नहीं रहती तो वो पहले ही खारिज कर देते उन बातों का। 3 से 4 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्योंकि आज जब अनिल बलूनी ने ट्वीट करके ये बात कही कि एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर की ज्वाइनिंग होगी 1 बजे, जितिन प्रसाद लगातार
फोन पे इंगेज थे, फोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने किसी पत्रकार से बात नहीं की। व्हाट्सएप कॉल में उन्होंने इतना जरूर कहा कि हाँ, कई फैसले लेने पड़ते हैं अपने राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद से आप देखिए कि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जितिन प्रसाद ही वो राजनीतिक शख्सियत हैं, जो बड़ी राजनीतिक शख्सियत जिसका जिक्र अनिल बलूनी ने ट्वीट के जरिए किया था। वही उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नेता हैं, और उसका इस्तेमाल बीजेपी भी करना चाहती है और जितिन प्रसाद भी बीजेपी के सहारे अपनी राजनीतिक नैया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चर्चा शुरू भी हो गई है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। मैं लौट रही हूं आपके पास, और कुंदन, आपके पास आते हुए राहुल गांधी के बेहद करीबी, उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, अब वो कांग्रेस के नहीं बीजेपी के हो गए हैं जितिन प्रसाद। ये बड़ा झटका है विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के तरफ से वैसे भी कोई बड़ी रणनीति या बड़ी योजना या बड़ी संगठन के स्तर पे कुछ दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि उनको लगा होगा और बीजेपी को लगा होगा कि चूंकि ब्राह्मण नाराज है, एक बड़ा चेहरा है, और इस चेहरे से दो संदेश तो बहुत साफ जाएंगे कि एक, जो कांग्रेस है वो खत्म हो रही है, और राहुल गांधी के जो सबसे बड़े सिपासालार थे, जो सबसे राहुल की टीम के सदस्य माने जाते हैं, वो एक एक करके टूटते जा रही है और टूटकर बीजेपी में आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक गोलबंदी होने की कोशिश है कि सपा है, बसपा है, कांग्रेस है और बीजेपी है। बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस के जितने बड़े नेता अपने खेमे में लेके आओ, और खासकर इस तोड़ और इस मिलाव में जो संगठन, जो एक कास्ट और जात और समाज की जो व्यवस्था है, उसको भी बैलेंस बनाया जाए। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि प्रदेश के स्तर पे या कम से कम राज्यसभा की उम्मीदवार के तौर पे उन्हें बीजेपी की तरफ से मनोनीत किया जाएगा, और उनके कुछ खास लोगों को संगठन के स्तर पे कुछ पद दिए जा सकते हैं, जिससे एक संदेश दे कि कम से कम कांग्रेस से टूटे हुए लोगों के लिए, और खासकर ब्राह्मण से आने हुए लोगों के, और जिनकी एक लेगेसी है, जिनकी एक परंपरा है, उसको लेके बीजेपी में स्पेस है। क्योंकि आपने देखा था कि जिस तरीके से पार्टी के स्तर पर योगी के नेतृत्व को लेके भी सवाल उठा था, और लगातार लखनऊ में आरएसएस और पार्टी के संगठन के लोग और बड़े नेताओं के बीच में लगातार बैठकें चली थी। ये माना जा रहा था कि संगठन के स्तर पर भी, प्रदेश के स्तर पर भी सरकार में बदलाव हो सके, और अरविंद शर्मा सरीखे जो अधिकारी जिनको लेके बहुत चर्चा हुआ था, उनको शामिल किया जा सके। तो तमाम अलग अलग जात, तमाम अलग अलग समूह, तमाम अलग अलग खेमे और छत्रपों को भी शामिल किया जाए। सो कुल मिलाकर एक जो चर्निंग होती है, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो इलेक्शन है वो उत्तर प्रदेश का है। अगले साल के मार्च अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और पार्टी और जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, जिस तरीके से बंगाल में सेटबैक हार हुआ, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उनकी तैयारी बड़े स्तर पे होगी कि कम से कम फूंक फूंक कर कदम उठाया जाए, अभी से जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू किया जाए, अपने दल को, लोगों को मिलाकर मजबूत किया जाए, जिससे एक संदेश दिया जा सके और आने वाले चुनाव में मजबूती से अपने आप को पेश किया जा सके। तो उसी कड़ी के तौर पे आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके अलावे इक्का दुक्का जो और नाम, मिलिंद देवड़ा जैसे सरीखे लोग बच गए हैं, और कुछ और नाम जो राहुल गांधी के कोर टीम में पहले जाने जाते थे, उनको भी अगर टूट के आने की बात आई तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सो कुल मिलाकर राहुल गांधी की तोड़ बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर आप देख सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। बिल्कुल, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद, ये राहुल गांधी की अब को टीम बता रहे हैं, इसको यूथ ब्रिगेड भी कहा गया, जिसमें सेंधमारी बीजेपी ने कर ली है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी सेंधमारी है बीजेपी की। और अब अशोक, मैं आपके पास आ रही हूं, जिस बात का जिक्र कुंदन कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ा नेता इस तरीके से पार्टी में शामिल होता है तो अकेले नहीं आता है, कई और भी नेता, कई और भी बड़े कार्यकर्ता शामिल होते हैं साथ में। अब मेरा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव का नया आयाम लिख दिया है बीजेपी ने।
देखिए, निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कोई सामान्य घटना नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले आप वो घटनाक्रम याद कीजिए जब 23 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए पत्र लिखा था, उसमें उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद भी शामिल थे और उस वक्त पार्टी की जो स्टेट यूनिट है उसकी तरफ से और जो जिला इकाई है उसकी तरफ से बाकायदा जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी अहम बात आप ये भी देखिए कि बीच में जितिन प्रसाद की नाराजगी एक बार और शामिल हुई थी जब प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया था और उनको उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेतना अभियान चलाने के लिए कहा गया था और वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूमकर ब्राह्मण वर्ग में खासतौर पर जाकर मीटिंग कर रहे थे। जिन जिन ब्राह्मण परिवारों में घटनाएं होती वहां पर जाकर अपनी संवेदना प्रकट कर रहे थे और यह अभियान खासतौर पर लखीमपुर, सीतापुर, मेरठ यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल के भी कुछ हिस्सों को भी उसमें शामिल किया गया था और कई दिनों तक यह अभियान जितिन प्रसाद की अगुवाई में किया भी गया था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस इकाई है उससे सहयोग न मिल पाने का आरोप भी दबे दबे लफ्जों में सामने आया था। खुद जितिन प्रसाद के करीबियों ने कहा था कि एक अभियान की शुरुआत तो जितिन प्रसाद की तरफ से की जा रही है नेतृत्व के कहने पर, लेकिन स्टेट इकाई जो स्टेट यूनिट है उसका पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा था। तो इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले 2022 में होने वाले हों, लेकिन इसी साल बड़े राजनीतिक उठापटक के दृश्य सामने आने लगे हैं। जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अभी कांग्रेस की प्रदेश इकाई पर भी पड़ेगा और खासतौर पर उन इलाकों में जहां जहां पर जितिन प्रसाद ने बीते दिनों बैठकें की हैं, जिन जिन लोगों से वो मिले हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई में से बहुत सारे नेता हैं जो जितिन प्रसाद के लगातार संपर्क में बने रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अहम भूमिका तमाम सारे चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। तो इतना जरूर है कि अभी एक बड़े चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई है और आने वाले दिनों में कई और ऐसे कांग्रेसी नेता होंगे जिनको बीजेपी में आप शामिल होते हुए देखेंगे, वो भी जितिन प्रसाद की अगुवाई में। तो ये विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा दांव है उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर कांग्रेस पर। उस समय जब खुद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभाल रखी है, लगातार वो बैठकें करती हैं, मीटिंग करती हैं और वो इस बात का ऐलान भी कर चुकी है कि वो अपने संगठन के बलबूते पर, अपने नेताओं के बलबूते पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर इस तरह से बड़े बड़े नेताओं की टूटने की खबरें सामने आएंगी तो शायद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल भरा दौर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना और उसके बाद अब जितिन प्रसाद जैसे नेताओं का टूटना, यह कहीं ना कहीं बीजेपी के आप कह सकते हैं पाले में एक बड़ी सियासत देखने को मिलेगी और खासतौर पर एक वर्ग विशेष जिसकी अगुवाई जितिन प्रसाद की नेतृत्व में प्रियंका गांधी के कहने पर उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही थी, उस वर्ग विशेष में एक बड़ी सेंधमारी जरूर मिलेगी। बिल्कुल अशोक, आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ा नेता शामिल होता है तो तैयारी के साथ आता है और संकेत मिल रहे हैं कि और भी बड़े झटके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लग सकते हैं। रमन, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं। रमन, अगर एक पार्टी के साथ आपका परिवार जुड़ा रहा है और इतने सालों से आप जुड़े रहे हैं, कई अहम पदों पर आपने काम किया है, इतना आसान नहीं होता है पार्टी को छोड़ना, इस तरीके का फैसला लेना। यानी काफी दिनों से बहुत कुछ उनके भीतर चल रहा था, तब जाकर ये फैसला ले पाए और बीजेपी के हो गए। बिल्कुल, जितिन प्रसाद ने खुद ही कहा है कि उन्होंने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया है, क्योंकि इस फैसले के पीछे वजह क्या रही इसका भी उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और उनके पास अपने क्षेत्र के लोगों या अपने राज्य के लोगों के लिए काम करने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने एक संगठन भी बनाया था ब्राह्मणों के लिए, लेकिन लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पे वो ट्वीट करके आक्षेप कर रहे थे कि ब्राह्मणों की हत्या की गई, ब्राह्मणों को पीटा गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो उनका एक संगठन था ब्राह्मणों को लेकर, उनकी भूमिका उसमें क्या होती है, क्या उनको संरक्षण मिलेगा? क्योंकि ये इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वापस ब्राह्मणों को बीजेपी से जोड़ना है और इसकी शुरुआत जितेंद्र प्रसाद के जरिए करने की कोशिश पार्टी आलाकमान ने की है। और इसीलिए पूरे सम्मान के साथ जितेंद्र प्रसाद को आपने देखा कि अनिल बलूनी ने कहा कि पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, इससे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है। यानी कि एक बड़े चेहरे के रूप में, ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितेंद्र प्रसाद को बीजेपी आगे लाना चाहती है और उसी तरीके से उनको पावर भी दिया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है वो एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर काम करें। बिल्कुल रमन, ये सवाल मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि जाहिर तौर पर जब इस तरीके से शामिल हुए हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में उन्हें दी जा सकती है। रमन, फायदे नुकसान की बात तो हमेशा ही करते हैं जब इस तरीके से कोई बड़ा कद्दावर नेता पार्टी छोड़ता है, तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस को सोच विचार करना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। भले ही नेता कुछ भी कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस तरीके से बड़े नेता का जाना वाकई में बहुत टेंशन वाली बात है, झटका है और कांग्रेस शायद इस झटके के बाद सोचेगी।
रमन, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जितना कुछ जितिन प्रसाद को दिया गया उससे ज्यादा देना संभव नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस का प्रभारी बनाना, इसके साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि सबसे बड़ी कमेटी होती है, शक्तिशाली कमेटी होती है पार्टी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी जितिन प्रसाद थे। एक बड़े राज्य जहां चुनाव होने वाला था वहां पे भी वो इंचार्ज थे, पार्टी के प्रभारी थे। लेकिन नतीजा क्या आया? नतीजा तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। अगर जितिन प्रसाद अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को कुछ सीट दिला देते तो हो सकता है कि पार्टी आलाकमान समझता कि जितिन प्रसाद में ये काबिलियत है, या वो 2019 का या 2014 का चुनाव कई जो सांसदों ने चुनाव जीता उसी में से वो भी जीत जाते तो पार्टी आलाकमान को लगता कि उनका दम है, अपने इलाके में दबदबा है और काफी फैन फॉलोइंग है, काफी लोग उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं पार्टी को, लेकिन फिर भी पार्टी ने सब कुछ दिया। इसीलिए कांग्रेस के जो पहले प्रभारी थे दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान आया है कि जितिन प्रसाद को पार्टी ने सब कुछ दिया। उसके बाद भी जितिन प्रसाद का ये निर्णय समझ से परे है। जी, और बिल्कुल कुंदन, ये जो बयान आया है, स्टेटमेंट है कि पार्टी ने सब कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दिया था, पार्टी ने सब कुछ जितिन प्रसाद को भी दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आखिर क्यों पार्टी से मोहभंग हो रहा है? और आप इशारा भी कर रहे हैं कि आगे कुछ और भी झटके लग सकते हैं। कोई तो वजह होगी, इस पर कांग्रेस को क्या सोच विचार अब नहीं करना चाहिए? देखिए विपनेश, नहीं, बिल्कुल सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस सत्ता से दूर है और लगातार एक एक राज्यों से करके वो सत्ता से खिसकती जा रही है। जहां पे पश्चिम बंगाल जैसे सीटों में, प्रदेशों में कुछ सीटें थी वहां पे खत्म हो चुकी है। और असम में माना जा रहा था कि इस बार अच्छी पार्टी कमबैक करेगी, वहां पे स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार उनके हाथ से चली गई। सो आखिर एक हो क्यों रहा है? क्या नेतृत्व का संकट है, या फिर जो भी नेतृत्व है उससे बीच में कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है? बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कुंदन, यहीं से मैं आगे वृद्ध हो चुकी महिला, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट है दिग्विजय सिंह की, जितिन के बीजेपी में शामिल होने पर। जी हां, जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये स्टेटमेंट आया है दिग्विजय सिंह का कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या उन्हें नहीं दिया। इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए। बड़े पारिवारिक संबंध रहे हैं नेहरू गांधी परिवार से। क्या नहीं मिला इनको? हर चीज तो दी गई है, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पारिवारिक संबंध रहे हैं नेहरू गांधी परिवार से। क्या नहीं मिला इनको? हर चीज तो दी गई है, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। कुंदन, वही सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी, दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं क्या क्या नहीं मिला? पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ तो दिया। तो अब सवाल वही है कि सब कुछ दिया तो फिर ऐसा क्यों? बिल्कुल वैसा इसलिए क्योंकि जो मिला उसके महत्व खत्म हो चुके हैं। ना पार्टी सत्ता में है, ना पार्टी के पास इतने विधायक हैं कि आपको राज्यसभा भेजा सके, ना किसी राज्य में सरकार है जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। सो कुल मिलाकर जिस तरीके से पार्टी में मंथन चल रही है, लगातार गुलाम नबी आजाद सरीखे, कपिल सिब्बल सरीखे नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व पे सवाल उठाए थे। और ये लगातार कहा जाता है कि जो पार्टी का नेतृत्व है वो घूम फिर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका के बीच में ही खेलता रहता है। और कुछ नेता, कुछ यूथ नेता का कोई कार्यक्रम चलाना चाहे, अपनी बात कहना चाहे तो उनकी पहुंच नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि कुछ खास लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। सो कुल मिलाकर जो वैसे नेता हैं जिनको लगता है कि उनकी पॉलिटिकल कैरियर अभी बाकी है, उन्हें लंबी पारी खेलना है, सो उनको लगता है कि राजनीति में रिलेवेंट बनने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा कि 2019 से पहले ठीक किस तरीके से राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हटे, एक बार फिर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी के जिम्मे कोई बाहर से आ रहा हो, वह गेस्ट हो, तो आपका और हमारा शहर है। मतलब प्रदेश की जो कार्य समिति बैठक बनी उसमें कांग्रेस के सवाल उठा रही है जातिवाद को लेकर। देखो, कांग्रेस सवाल हर चीज़ को उठाती है। आप कार्यसूची की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने तो सवाल उठाया था देसी वैक्सीन पर, और आज वैक्सीन का प्रश्न कांग्रेस कर रही है।
तो अब लगातार प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। कुंदन, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे थे, नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं लौट रही हूं। और अशोक, अब क्योंकि फायदे नुकसान का मैंने जिक्र किया तो मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपसे समझना चाहती हूं कि जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना बीजेपी को कितना मजबूत कर रहा है और कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।